जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इस करंट अफेयर बुक के जो है आर्थिक परिदृश्य के बारे में बात करेंगे और यहाँ से कम आपको 5 से 7 नंबर देखने को मिलते हैं। इसमें टोटल 800 प्रश्न है, जिसमें अभी हम 7 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। शेष भी आज उम्मीद है सारा अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग इसको देखें। लेकिन देखने से सबसे बड़ा ज़रूरी काम है वो है रिविज़न करना। ठीक है, तो इसको जो है रिवीजन करके जाएं। हम खुद जो है इसका रिवीजन करने वाला है, हमारा खुद जो है एग्ज़ाम है, तो आज से ही अब रिवीजन की प्रक्रिया चलेगी। 2 दिन तक जितने भी कुछ अपलोड हुए हैं सबको कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी इस चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है बेहतरीन तरीके से तैयारी के लिए। ये जो है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हैं, इसे आप ज्वाइन कर लें और यहाँ पर जो है आपको इसका PDF देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के हुए इस आर्थिक परिदृश्य को शुरू करते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे, ये देख लीजिए, दिसंबर 2023 में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की उच्च भुगतान पाने वाली महिला एथलीट, मतलब जो महिला एथलीट है, सबसे अधिक पैसा कौन कमाया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इस सूची में पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी इगा स्विटेक 23.9 मिलियन डॉलर के साथ टॉप पे बनी हुई हैं, तो बिल्कुल सही है। और इगा स्विटेक जो है ये फ्रेंच ओपन 2023 जो है जीती थी, साथ ही साथ इस वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन की भी विजेता रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे तो चीन की जो है एलिन गू 22.1 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर हैं, ये भी बिल्कुल है, सही है। ये फ्री स्टाइल स्काइयर है, ठीक है, स्कीइंग का काम करती हैं। और अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ, जो कि इन्होंने जो है US ओपन जीता था 2023 का, ठीक है, 21.7 मिलियन डॉलर के साथ चौथे स्थान पर है। ये ऑप्शन गलत है, ये तीसरे स्थान पे है। और इस सूची में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु 7.1 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ अमेरिकी जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स के साथ संयुक्त रूप से 16वें स्थान पे हैं। तो PV सिंधु का आप विशेष ध्यान रखेंगे, टॉप वाला याद रख लीजिए, पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी इगा स्विटेक, और जो हमारे देश की PV सिंधु हैं ये जो है 16वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। दिसंबर 2023 में कब से बनने वाले ट्रकों के केबिन में एयर एंड AC जो है अनिवार्य कर दिया गया है। ये जो ट्रक है उसमें AC अनिवार्य है, तो ये इसका सही आंसर आपका बी होगा। 1 अक्टूबर 2025 से जो है ट्रकों में केबिन में AC अनिवार्य कर दिया गया है। किसके द्वारा अनिवार्य किया गया है? सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी के द्वारा। और इससे क्या होगा कि ट्रक चालकों के लिए सफर को सुविधाजनक बनाया जाएगा। वर्ष 2024 मौसम के लिए मिलिंग कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये देखिए, जो मिलिंग कोपरा यहाँ पर दिया गया है, मिलिंग कोपरा, हाँ, मिलिंग कोपरा का पूछा गया है। मिलिंग कोपरा क्या होता है? ये नारियल के सूखे टुकड़ों को ही मिलिंग कोपरा कहा जाता है। तो इसका MSP निर्धारित किया गया है। देखिए, MSP का नाम है तो हम आपको बताते हुए चले कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और 1966-67 में हमारे देश में MSP की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसको नारियल के सूखे टुकड़ा कहते हैं, गरी और गोला कई जगह कहा जाता है। तो इसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है मिलिंग कोपरा का निर्धारित किया गया है, ये आपका जो है 11,160 रुपये निर्धारित किया गया है। आगे हम बात करें तो एक मिलिंग कोपरा होता है, एक बाल कोपरा होता है, दो होता है। तो जो बाल कोपरा है इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 12,000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मिलिंग कोपरा का जो प्रयोग होता है वो तेल निकालने के लिए होता है, वो नारियल होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है। और ये जो है बाल, या इसको खाद्य कोपरा कहते हैं, इसका सूखे फल के रूप में किया जाता है। ठीक है, नारियल जैसे लोग खाते हैं, खाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, मिलिंग कोपरा की बात करें, देखिए सारे नारियल जो है साउथ में ही पाए जाते हैं, लेकिन जो मिलिंग कोपरा है जैसे तेल निकाला जाता है, ये केरल तमिलनाडु में है। त से तेल, त से तमिलनाडु। ठीक है, और जो बाल कोपरा है ये कर्नाटक में पाया जाता है। ये विशेष ध्यान दीजिएगा, ये नारियल की ही प्रजाति है। दिसंबर 2023 में वैश्विक धन प्रेषण से संबंधित नवीनतम रिपोर्ट में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट व्रिप 39 जारी की गई। इससे कथन पे बात करना है। ठीक है, मतलब जो लोग हमारे देश से दुनिया में, किसी भी देश से दुनिया दूसरे देशों में कमाने गए हैं, सबसे अधिक धन किसने भेजा है? तो सबसे पहला दिया गया है कि IMF इसको जारी करता है। ठीक है, तो ये जो IMF दिया गया है, तो यहाँ पर कौन से कथन सही है? तो ये गलत है, जो है ये IMF के द्वारा जारी नहीं होता है, अभी हम आगे बात करेंगे। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर धन प्रेषण के मामले में भारत जो है टॉप पर है। तो भारत जो है बिल्कुल टॉप पे है, काफ़ी वर्षों से टॉप पे बना हुआ है। तो देख लीजिए,
ये विश्व बैंक समूह के द्वारा जारी किया जाता है, ना कि IMF के द्वारा जारी किया जाता है। तो देख लीजिए इसका आंसर विश्व बैंक समूह होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है USA रेमिटेंस का सबसे बड़ा स्रोत है, मतलब सबसे अधिक लोग पैसा जो है अमेरिका में ही कमा रहे हैं और भारत जो है इसमें टॉप पर बना हुआ है। देख लीजिए 125 बिलियन US डॉलर जो है भारत जो है 2023 में कुल भेजा है। ठीक, दूसरे नंबर पे जो है इसमें मैक्सिको का नाम आया है 67 बिलियन US डॉलर और तीसरे पे चाइना का नाम आया है 50 बिलियन US डॉलर। तो देख लीजिए अभी ये सब आधे से भी कम है, बहुत कम है। तो भारत जो है टॉप पे है और सबसे अधिक जो है अमेरिका से कमाए हैं पैसा। दिसंबर 2023 में जारी विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज लीड्स 2023 रिपोर्ट से संबंधित कथन पर विचार करना है। यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई है, गलत है। ये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जो है उनके द्वारा ये लॉजिस्टिक ईज लीड्स 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार तटीय राज्यों में अचीवर्स लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। ठीक है, तो ये दूसरा वाला जो है बिल्कुल सही है। और लॉजिस्टिक में क्या होता है, बुनियादी ढांचे, सेवाओं और मानव संसाधनों का आकलन इसमें किया गया है। आगे इसमें थोड़ा सा और जानकारी देख लीजिए। तटीय वाले राज्य तो आप देख ही लिए। इसके बाद जमीन से जो घिरे राज्य हैं उसमें अपना यूपी भी है, देख लीजिए हरियाणा है, पंजाब है, तेलंगाना। यूपी जो है चौथे स्थान पे है। उत्तर पूर्वी राज्य में असम, सिक्किम और त्रिपुरा 3 का नाम आ रहा है और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ और दिल्ली का नाम आएगा। दिसंबर 23 में एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार के साथ औद्योगिक गलियारा विकसित करने हेतु कितने राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ADB ने जो है $250 मिलियन, जिसमें भारत औद्योगिक गलियारा जो है विकसित होगा। ADB के साथ भारत के जो है कई सारे समझौते हुए हैं जो कि आपको अभी आगे देखने को मिलेंगे। तो दिसंबर में जो है जो समझौता किया गया है औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए वो $250 मिलियन का हुआ है भारत का ADB के साथ। ADB की बात करें तो स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। वर्तमान में इसके कुल 68 सदस्य देश हैं, जिसमें 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र तथा शेष 19 इसके बाहर से हैं। फिर से बात करेंगे, देख लीजिए फिर से समझौता आ गया। 13 दिसंबर 23 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है और इसमें इसलिए हुआ है कि भारत तथा ADB के मध्य समझौता उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार से संबंधित है। देख लीजिए, एक तो आपका जो हो गया $250 मिलियन का हो गया औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए इंडिया, भारत और ADB के बीच। अब यहाँ पर दूसरा जो समझौता हुआ है ये उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए फिर से जो है ADB के साथ भारत की जो है यहाँ पर क्या हुआ है, वार्ता हुआ है। अब यहाँ पर जो हुआ है ये $200 मिलियन हुआ है। कितना हुआ है, $200 मिलियन ऋण का समझौता हुआ है। ठीक है, तो औद्योगिक गलियारा के लिए 250, उत्तराखंड में बिजली के लिए जो है $200 मिलियन। आगे देखिए, राइट्स CFM मोजाम्बिक, राइट्स और CFM मोजाम्बिक के मध्य समझौते से संबंधित कथन विचार कीजिए। 12 दिसंबर 2023 को राइट्स लिमिटेड और CFM मोजाम्बिक के मध्य 10 डीजल इंजन आपूर्ति के अनुबंध के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। अनुबंध का कुल मूल्य जो है 37.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। दोनों का दोनों सही है। इसमें जो राइट्स है ये भारत की जो है एक नवरत्न कंपनी है और यहाँ पर जो है क्या किया जाएगा, 10 डीजल इंजन जो है ये मोजाम्बिक को भेजा जाएगा। ठीक है, इसमें आगे हम बात करेंगे। इसमें देखिए जो है 10 डीजल इंजन की आपूर्ति भारत यहाँ पर करेगा इस समझौते के मध्य। अब यह जो राइट्स लिमिटेड है ये जान लीजिए इसके बारे में। राइट्स लिमिटेड क्या है, CFM मोजाम्बिक को देगा। यह जो है हमारे देश का जो है यह रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न श्रेणी अनुसूची A का सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह आपका जो है 16वां नवरत्न कंपनी बना है। वर्तमान में हमारे देश में टोटल 16 नवरत्न कंपनी है, जिसमें 16वां जो है राइट्स लिमिटेड बना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे तो भारत के परिवहन, परामर्श और इंजीनियरिंग क्षेत्र में यह एक अग्रणी कंपनी है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो 8 दिसंबर 2023 को REC लिमिटेड ने जर्मन बैंक के KfW के साथ कितने यूरो के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। REC लिमिटेड ने जर्मन बैंक के KfW के साथ जो है 200 मिलियन यूरो के जो है ऋण अनुबंध पर समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं।
देखिए, इसके बारे में हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या होगा कि भारत में जो विद्युत वितरण कंपनी है की परिचालन क्षमता और वित्तीय लचीलेपन में सुधार करना है। आरईसी का फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ठीक है, ये जो आरईसी है ये 12वीं जो है महारत्न कंपनी बनी है। वर्तमान में अगर हम देश में बात करें तो यहाँ पर जो है 13 महारत्न कुल कंपनियां हैं, 16 नवरत्न कंपनी और 13 महारत्न कंपनी है, और 13वां जो महारत्न कंपनी बनी है वो OIL, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है बनी है। तो आरईसी भी एक महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है। इसकी स्थापना 1969 में। यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो पूरे भारत में पावर सेक्टर के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। इस सूची में यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड को जो है शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है। ये गलत है, इनको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सूची में भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर केवल 2 आपको सही देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं टॉप 100 विश्व की शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो फोर्ब्स द्वारा जारी की गई है। उसमें आपको पहले स्थान पर देखने को मिलेंगे यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन। ठीक है, यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन जो है ये पहले नंबर पे है, और यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। इसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 32वें स्थान पर हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 32वें स्थान पे हैं। HCL टेक की अध्यक्ष है रोशनी नडार मल्होत्रा 60वें स्थान पे, और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पूर्व अध्यक्ष सोमा मंडल 70वें स्थान पर हैं। आगे हम बात करेंगे तो कौन सी कंपनी भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। तो ये कंपनी बन गई है सॉब। कौन सी कंपनी? सॉब। ठीक है, और सॉब कहाँ है? स्वीडन की कंपनी है। सॉब स्वीडन की कंपनी है। सॉब क्या करेगा ये देख लीजिए, कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट बनाने हेतु तो भारत में एक नई सुविधा जो है ये स्थापित करेगा, और यह सुविधा हरियाणा में संभावित है कि स्थापित की जाएगी। नवंबर 2023 में विश्व कोल एसोसिएशन का नया नाम फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल रखा गया है। विश्व कोल एसोसिएशन का नया नाम फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल रखा गया है। WCA की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1985 में हुई थी। WCA की स्थापना, ठीक है, वर्ल्ड कोल एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी। ठीक है, देख लीजिए क्या है ये विश्व कोयला संघ, जिसको WCA कहा जा रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी गैर सरकारी संस्था संघ है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है लंदन UK में देखने को मिलेगा विश्व कोयला संघ का। और पहले विश्व कोयला संस्थान WIC, इसे संघ के पहले विश्व कोयला संस्थान कहा जाता है। नवंबर 2010 में इसका नाम बदलकर विश्व कोयला संघ कर दिया गया था। ठीक है, चलिए बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी नामक रिपोर्ट के संबंध में जो है आपको यहाँ पर बात करना है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला ने गुवाहाटी असम में यह रिपोर्ट 26 नवंबर को जारी की है। देख लीजिए, जो परसोत्तम रुपाला है वर्तमान में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं। ठीक है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में देश के दौरान जो है देश में कुल दुग्ध उत्पादन 230.58 मिलियन टन अनुमानित है, जिसमें यूपी जो है पहले स्थान पर है 15.72% के साथ। इसके बाद बात करेंगे 2022-23 के दौरान मांस उत्पादन देश में कुल जो है 9.77 मिलियन टन होने का अनुमान है, और मांस उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर बना हुआ है। कुल ऊन उत्पादन में 47.98% हिस्सेदारी के साथ जम्मू और कश्मीर का योगदान प्रमुख है, नहीं गलत है। राजस्थान ऊन उत्पादन में टॉप पर है। तो आप देख सकते हैं कि अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पे है, मांस उत्पादन में यूपी है, दुग्ध उत्पादन में यूपी है, लेकिन ऊन उत्पादन में आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। बाकी इसमें आपको कुछ नहीं जानना है, पूरा हमने वहाँ पर 60 में लिख दिया था। 28 नवंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितनी लागत के 16 उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट और सहायक उपकरण खरीदने हेतु भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं?
ये आपका हो जाएगा 2956.89 करोड़। 2956.89 करोड़ मतलब लगभग 2950 करोड़। ठीक है, आगे बात करेंगे, इससे अधिक आपको नहीं जानना है कुछ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 24 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी और राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी के मध्य किस लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? ये संसाधनों को साझा करने हेतु जो है समझौता ज्ञापन पर समझौता हुआ है। ठीक है, हस्ताक्षर हुआ है। बाकी आपको इससे अधिक इसमें नहीं जानना है। आगे देखिए नवंबर 2023 23 नवंबर 2023 को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास, ठीक है, प्राधिकरण एपीडा द्वारा कई देशों को राष्ट्रीय काजू दिवस पर काजू का निर्यात किया गया। कौन सा देश काजू निर्यात किए गए देशों में शामिल नहीं है? तो भारत सरकार ने काजू निर्यात किया है। जिसमें शामिल नहीं है सऊदी अरब को नहीं किया गया, बाकी कतर को किया गया है, बांग्लादेश को किया गया है और बांग्लादेश को पहला काजू का खेप निर्यात किया गया है उड़ीसा से और संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया है। दुनिया में बात करें काजू के उत्पादन में तो आपको मलेशिया सबसे टॉप पे दिखेगा दुनिया में काजू उत्पादन पे। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके देख लीजिए। काजू उत्पादन में देखिए कोटे डी आइवर, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट आप सुधार लेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो मलेशिया हमने लिखा है, मलेशिया काजू उत्पादन में टॉप पे नहीं है, मतलब यहाँ पर बांग्लादेश, अमेरिका और कतर के साथ मलेशिया को भी काजू जो है भेजा गया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कोटे डी आइवर के बाद काजू उत्पादन में टॉप पे आपका कोटे डी आइवर है। इसके बाद भारत 15% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ काजू का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश भी है। भारत के बाद विश्व के काजू निर्यात में वियतनाम का नाम आता है। तो पहले पे आपका कोटे डी आइवर हो गया, दूसरे पे भारत हो गया और तीसरे पे वियतनाम हो गया। भारत के शीर्ष निर्यात कहाँ काजू भारत निर्यात करता है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जापान और सऊदी अरब में मुख्यतः निर्यात करता है। भारत के अगर हम प्रदेशों की बात करें टॉप काजू निर्यातक, तो वो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये टॉप 3 है। ठीक है, तो आप कैसे इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं? काजू क्या आता है? काम आता है। काम आओ, किसी के काम आओ। तो का से जो है काजू हो गया, म से महाराष्ट्र, आ से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा, तो काम आओ। ठीक है, तो काजू स्वास्थ्य के काम आता है। सोशल इम्पैक्ट फंड के संबंध में कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है? तो देखिए 22 नवंबर 2023 को मोदी जी ने सोशल इम्पैक्ट फंड की शुरुआत की है, बिल्कुल सही है। इसकी घोषणा उन्होंने G20 नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान की है, ये भी सही है। इस फंड में भारत $45 मिलियन का योगदान देगा, यही आपका गलत है। $25 मिलियन का योगदान भारत देने वाला है। साथ ही इस फंड की परिकल्पना ग्लोबल साउथ में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के त्वरित कार्यान्वयन हेतु सरकार की अगुवाई वाली बहुहितधारक के पहल के रूप में की गई है। तो यहाँ पर आपका सी गड़बड़ हो जाएगा, बाकी आप सारा पढ़ लीजिए। अगला देखिए, अगला है 15 नवंबर 2023 को किसके द्वारा एक रेटिंग और प्रमाणन पहल नेस्ट शुरू की गई है? तो ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC। ठीक है, तो एक रेटिंग और प्रमाणन पहल जो है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा जो है शुरू की गई है। उद्देश्य इसका यह है कि घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण को क्या करना है? बढ़ावा देना है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला है नवंबर 2023 में प्रथम इंडस एक्स निवेशक सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? इंडस एक्स निवेशक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इस दौरान इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज गुरुकुल का जो है शुभारंभ किया गया है। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के रक्षा उत्पादन विभाग और अमेरिकी रक्षा विभाग के अंतर्गत रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, तो ITEX का उत्पादन जो है किया गया है बंद। तो इस तरह से ये नई दिल्ली में हुआ है। 8 नवंबर 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL भारत ऑर्गेनिक्स, ठीक है, ब्रांड के तहत कितने उत्पादों को लॉन्च किया है? तो 6 उत्पादों को लॉन्च किया है। कितने उत्पादों को? 6 उत्पादों को राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत 6 उत्पादों को लॉन्च किया है। अब आगे बात करेंगे तो देखिए लॉन्च किए गए 6 जैविक उत्पाद कौन कौन से हैं?
तो इसमें आपको अरहर दाल, चना दाल, चीनी, राजमा, बासमती चावल, सोना मसूरी चावल ये लॉन्च किए गए हैं। केंद्रीय सरकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL के बारे में देख लीजिए। तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल 11 जनवरी 2023 को इसकी स्थापना को मंजूरी दी गई है। प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को एक मंच देने और उनके उत्पादों की मार्केटिंग की व्यवस्था करने हेतु इस संस्था की स्थापना की गई है। NCOL एक बहुउद्देशीय शुरुआत है जो देश की भूमि व जल संरक्षण और अन्न उत्पादन बढ़ाने के मिशन को गति और दिशा देगा। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य उत्पादों से होने वाले लाभ का 50% छोटे किसानों तक पहुंचाना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करेंगे तो अगला है कि महाराष्ट्र की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति के संबंध में आपको बात करना है। देखिए, जब ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसमें चार हो एक अलग हो तो सारा कंक्लूजन उसी में आपको देखने को मिल जाता है। 8 नवंबर 2023 को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है। यह नीति वर्ष 27-28 तक लागू की जाएगी। इससे राज्य में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है और इस नीति से राज्य में 25,000 रोजगार के नए अवसर होंगे। ये गलत है, 40,000 रोजगार के नए अवसर जो है सृजित होंगे। तो यह डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारा डिटेल आपको ऑप्शन में ही मिल गया, इससे अधिक आपको नहीं जानना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 7 नवंबर 2023 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 GST सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया है। ये वापी में किया है जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, वापी गुजरात, 12 GST सेवा केंद्रों का शुभारंभ वापी गुजरात ज्ञानधाम स्कूल में। और इससे क्या होगा, यह करदाताओं की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक समर्पित सेवा केंद्र है। नवंबर 2023 में किस कंपनी ने शिपिंग लागत को कम करने और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने हेतु विश्व के पहले जहाज से जहाज तरलीकृत प्राकृतिक गैस हस्तांतरण को सफलतापूर्वक निष्पादित किया? LNG। ठीक है, लिक्विड नेचुरल गैस। यह जो है आपका आंसर हो जाएगा गेल लिमिटेड ने। किसने किया है? गेल लिमिटेड ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेल का जो है फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए एडलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट, मतलब जो परोपकारी होते हैं, जो दान देते हैं, किसे जो है भारत का जो है टॉप पे रखा गया है? तो ये भारत के शिव नडार को जो है टॉप पे इसमें रखा गया है दान देने के मामले में। ठीक है, इस लिस्ट में तो एडलगिव फाउंडेशन एवं हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया गया है, जिसमें भारत के जो है कुल 119 दानी व्यक्तियों को शामिल किया गया है। देख लीजिए इस सूची में HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिव नाडर को टॉप पर रखा गया है। ठीक है, 2022-23 में उन्होंने 2042 करोड़ रुपए दिए हैं। शिव नाडर HCL के संस्थापक टॉप पे हैं, ये दिए हैं 2042 करोड़। विप्रो के अजीम प्रेम जी 1774 करोड़ रुपए दान देकर दूसरे स्थान पर रहे हैं और मुकेश अंबानी जी 376 करोड़ रुपए दान देकर तीसरे स्थान पर रहे हैं। इससे सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जीरोधा का नाम आया है। जीरोधा के सह संस्थापक नितिन कामत, जीरोधा के सह संस्थापक नितिन कामत और निखिल कामत 110 करोड़ रुपए दान देकर इस सूची में सबसे कम उम्र के दानदाता बन गए हैं और रोहिणी नीलेकणी 170 करोड़ रुपए के दान के साथ महिलाओं में शीर्ष पर बनी हुई हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। हाँ, निम्न कथन पे आपको विचार करना है। अक्टूबर 2023 में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA ने बैंक इंश्योरेंस मानदंडों की समीक्षा हेतु कार्यबल का गठन किया है। यह कार्यबल IRDA की कार्यकारी निदेशक मीना कुमारी की अध्यक्षता में गठित किया गया है। ठीक है, तो आपका दोनों का दोनों यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। देखिए इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी की गलत बिक्री, जबरिया बिक्री की शिकायतों के बीच इसकी दक्षता में सुधार करना है। उल्लेखनीय है कि IRDA ने 2047 तक सबको बीमा देने का लक्ष्य रखा है, जिसके मुताबिक बीमा की पहुंच बढ़ाने हेतु यह आवश्यक है कि बैंकों की शाखाओं का व्यापक इस्तेमाल किया जाए। ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने हेतु कितनी राशि का निवेश किया है? तो लगभग 4051 करोड़ राशि का निवेश किया है। ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो वो तो हो गया। आगे देखिए 25 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेट एवं पोटास P&K उर्वरकों पर रबी सीजन 2023-24 के लिए कितनी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी है? तो इन दोनों पर पोटास और फास्फोरस पर, ठीक है,
इसके लिए जो है 22,303 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी प्रदान की है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ठीक है, अब देख लीजिए P&K उर्वरकों पर सब्सिडी जो है NBS योजना के तहत 1 अप्रैल 2010 से जो है सब्सिडी दिया जा रहा है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, कौन सी बीमा कंपनी गिफ्ट सिटी IFSC पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी बन गई है? तो ये बनी है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस बीमा कंपनी को अगस्त 2023 में मंजूरी मिली है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण एडा द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण से पंजीकरण मिला है। ठीक है, सितंबर 2023 में। अगला देखिए, कथन पे फिर से आपको विचार करना है। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 के मध्य प्रवर्तन मामलों के सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन 2023 जयपुर में आयोजित हुआ। ये गलत है, दिल्ली में हुआ है। प्रवर्तन मामलों के सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। इस अवसर पर रेड सैंडर सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन सेज जो है इमारती लकड़ियों, ठीक है, कि अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पर आपको केवल 2 सही देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे, इसका विषय है कि नेटवर्क से लड़ने के लिए नेटवर्क की आवश्यकता होती है। ठीक है, 27 अक्टूबर 2023 को जारी प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुपात 2023 से 24 संबंधित कथन पे आपको विचार करना है। तो देख लीजिए, इसके अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 1485.6 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। बिल्कुल सही है। इसके अनुसार चावल उत्पादन 985 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। ये गलत है। चावल जो उत्पादन है ये 1063.13 जो है लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। आगे बात करेंगे, किसके द्वारा ये किया गया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसके प्रमुख खरीफ फसलों का उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। तो देख सकते हैं, कुल खाद्यान्न में देख लीजिए 1485.6 लाख मीट्रिक टन टोटल उत्पादन होगा, जिसमें चावल का 1063 है, फिर मक्का जो है 224, तूर 34, मूंग 14 और उड़द जो है 15 लाख मीट्रिक टन है। कुल तिलहन की बात करेंगे, 215 लाख मीट्रिक टन कुल जो है तिलहन है, जिसमें मूंगफली सबसे अधिक जो है आपका है 70.29, सोयाबीन जो है आपका 115, मूंगफली से अधिक सोयाबीन है 115 जो है, गन्ना आपका जो है 43-47 लाख मीट्रिक टन है और कपास 316 लाख जो है यहाँ पर गांठे हैं, प्रत्येक 170 किग्रा है। पटसन और मिस्ता 91.91 लाख गांठे हैं। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में एक्सिस बैंक और 5 द्वारा संयुक्त रूप से नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। एक्सिस बैंक का यह नंबरलेस रुपए द्वारा संचालित है और इस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से भी लिंक कर सकते हैं। तो दोनों का दोनों सही है। तो नंबरलेस क्रेडिट कार्ड आ गया है भाई मार्केट में, देख लीजिए, और यह भारत का पहला नंबरलेस बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सिस बैंक, इस नंबरलेस क्रेडिट कार्ड को नाम दिया गया है 5 एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। अगले प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, अक्टूबर 2023 में जारी 361 वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? सबसे धनी जो है, एक तरह से 360 डिग्री सबसे धनी। तो ये भारत में मुकेश अंबानी वर्तमान में टॉप पे हैं। गौतम अडानी जो है नीचे जा चुके हैं काफ़ी दिन से। इस सूची में भारत के जो है कुल 1319 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। देख लीजिए, पहले स्थान पे मुकेश अंबानी है, ठीक है, जिनकी संपत्ति इकाई दहाई सैकड़ा 10,000, ठीक है, 80,000, ठीक है, 80,000 नहीं, 8,08,700 करोड़ इनकी संपत्ति है। और दूसरे नंबर पे है गौतम अडानी परिवार, इनका जो है 4,74,800 करोड़ रुपए संपत्ति है। तीसरे पे साइरस पूनावाला। तो पहला दूसरा जानिए, उतना बहुत है, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, 9 अक्टूबर 2023 को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें कथन पे विचार करना है। 23 का ये जो है पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है। ठीक है, अमेरिकी अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डन को। और इकोनॉमिक में यह पुरस्कार पाने वाली 5वीं महिला है। ये गलत है, ये तीसरी महिला है क्लाउडिया गोल्डन अर्थशास्त्र में पुरस्कार पाने वाली। ठीक है, और अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा जो है घोषित किया जाता है। और इससे पूर्व जो है ये तीसरी महिला है। तो इससे पूर्व एलिनार ओस्ट्रम 2009 में और एस्थर डफलो वर्ष 2019 में इस पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। 6 अक्टूबर 2023 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 से संबंधित कथन पे विचार करना है। इसमें आरबीआई ने जो है रेपो दर को अपरिवर्तित रखा है। बिल्कुल सही है। इसके अनुसार 2023-24 के लिए
वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि 6.5% अनुमानित है। तो दोनों का दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा की गई है, जिसमें रेपो दर जो है 6.5% वो यथावत रखा गया है। बैंक दर जो है 6.75% है और जो रिवर्स रेपो दर है वो 3.35% है। CRR 4.5 है और SLR 18% है। तो इसे विशेष ध्यान देंगे, एक बार याद कर लेंगे। अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में अपेक्षित क्रेडिट घाटा हानिकारक समूह का गठन किया है? तो यह जो है गठन किया है आर नारायण स्वामी। किसके? आर नारायण स्वामी। ठीक है, इसमें 9 लोग हैं अध्यक्ष सहित। तो भारतीय किसकी अध्यक्षता में अपेक्षित क्रेडिट कार्ड कार्य हानि समूह का गठन किया है? तो ये आर नारायण स्वामी है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सॉरी, 4 अक्टूबर 2023 को जारी व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2023 से संबंधित बात करना है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है। इसके अनुसार भारत का आर्थिक विकास 2023 में 6.6% रहने का अनुमान है। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो ये रिपोर्ट है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। यह रिपोर्ट व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। अब इसके अनुसार जो है 2023 में वैश्विक विकास दर 2.4% तथा 2024 में 2.5 रहेगा विश्व का। भारत का 23 में 6.6%, 24 में 6.2% रहेगा। ठीक है, बाकी हमको चीन से कोई मतलब ही नहीं है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अन्य देशों का यहाँ पर दिया गया है, USA और UK, ये सब हमसे बहुत पीछे हैं। अक्टूबर 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCE ने लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड LAPL में PFC प्रोजेक्ट लिमिटेड, REC लिमिटेड, दामोदर वैली कारपोरेशन और किस कंपनी की 100% हिस्सेदारी के प्रस्ताव अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा, SJVN लिमिटेड। ठीक है, SJVN लिमिटेड। चलिए आगे चलते हैं, इससे अधिक आपको नहीं जानना है इसमें। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, देख लीजिए, संबंधित बात करना है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, बिल्कुल गलत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक है तो IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी की जाती है। इसके अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर 3% रहने का अनुमान है, तो ये बिल्कुल सही है। और 2023 में भारत की विकास दर 6.3% रहने का अनुमान है, तो ये भी सही है। तो आपका 2, 3 सही है और पहला इसमें जो है गलत है। तो देख लीजिए, ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस है, ये अक्टूबर का है, IMF के द्वारा जारी किया जाता है। दुनिया का 2023 में 3% और 24 में 2.9%। ठीक है, और भारत का 6.3% 23-24 दोनों में रहेगा, इसका अनुमान है। चीन की विकास दर छोड़ दीजिए, चीन का विकास दर हमको नहीं जानना है। सितंबर 2023 में देख लीजिए जारी कांतार ब्रांड्स, सितंबर 2023 में जारी कांतार ब्रांड्स शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट के संबंध में बात करें। इस रिपोर्ट के अनुसार 75 ब्रांडों का संयुक्त ब्रांड मूल्य $379 बिलियन है, बिल्कुल सही है। TCS सर्विसेज ब्रांड मूल्य $42.9 अमेरिकी के साथ 75 ब्रांडों की सूची में पहले स्थान पे है, तो बिल्कुल सही है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टॉप पे बना हुआ है इसमें ब्रांड में भारत में। HDFC इस सूची में दूसरे स्थान पर बना हुआ है, तो बिल्कुल सही है। और SBI इस सूची में चौथे स्थान पर है, ये गलत है। SBI इस सूची में 5वें स्थान पर बना हुआ है। तो पहले पे आपको TCS और दूसरे पे HDFC याद रखिएगा, टॉप पे भारतीय ब्रांड कंपनी है। ठीक है, इससे अधिक आपको इसमें नहीं जानना है। आगे हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम नाबार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? नाबार्ड। इसके बारे में आपको बात करना है, देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि नाबार्ड ने 1040.5 करोड़ रुपए के कुल आकार के साथ अपना पहला रुपए मूल्य वाला AAA रेटेड सामाजिक प्रभाव ब्रांड प्रस्तुत किया है, तो ये बिल्कुल सही है। और हरित भवन, ऊर्जा भंडार और स्मार्ट ग्रिड सहित ऊर्जा दक्षता का वादा करने वाली परियोजनाएं भी नाबार्ड द्वारा प्रारंभ किए जा रहे बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए प्राप्त होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर दोनों का दोनों सही है। और यहाँ पर देख लीजिए, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। ठीक है, इससे अधिक नहीं जानना है। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित खरीफ विपणन वर्ष 23-24 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति के तहत सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है निर्धारित किया गया है। तो
कितना निर्धारित किया गया है सामान्य धान का? तो सामान्य धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है वो 2183 रुपये प्रति कुंटल जो है ये निर्धारित किया गया है सामान्य धान का 2183। और ग्रेड ए धान का 2203। और कितनी वृद्धि हुई है? 143 रुपये जो है वृद्धि हुई है। ठीक है। सितंबर 2023 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वर्ष 2023 के विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में माइक्रोसॉफ्ट को टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी, ठीक है, कौन है? ये इंफोसिस है जो कि 64वें स्थान पे है। ठीक, तो इससे अधिक आपको नहीं जानना है। सर्वश्रेष्ठ कंपनी की सूची में माइक्रोसॉफ्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है दुनिया की। ठीक है। और भारत की जो कंपनी है एकमात्र इंफोसिस है जो कि 64वें स्थान पर है। ठीक है। बस इससे अधिक आपको इसमें नहीं जानना है। आगे बात करेंगे। अगस्त 2023 में सार्वजनिक उद्यम विभाग डीपीई द्वारा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो यह जो है इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ये तो अगस्त का फिलहाल डाटा है, लेकिन वर्तमान में नवरत्न की संख्या टोटल जो है 16 हो चुकी है हमारे देश में। तो इस समय जब इसको दर्जा दिया गया था तो उस समय नवरत्न की संख्या जो है, देख लीजिए इसमें दिया गया है कि नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया गया है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो इस समय वर्तमान में आपके टोटल जो है 16 नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। अगस्त 2023 में आरबीआई ने जलगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक, अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के विलय हेतु किस बैंक विनियमन अधिनियम की धारा 56 के संयोजन में धारा 44A की उपधारा के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए विलय को मंजूरी प्रदान की है? तो ये बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949 के तहत। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करेंगे। इससे अधिक इसमें आपको नहीं पढ़ना है। अगस्त 2023 में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तेलंगाना में लॉन्च किया गया। कहाँ पर? तेलंगाना में। ठीक है, आगे देखिए। ADEX को विकसित किया गया है कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में। अगस्त 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं में वित्तीय सहायता में पर्याप्त वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है। इस मंजूरी के तहत पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि 20,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो ये 50,000 रुपये की गई है, 20,000 रुपये से बढ़ाकर। ठीक है, और क्या क्या बढ़ाया गया है देख लीजिए। 20,000 से 50,000 तो वो आपका हो गया व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान में। चिकित्सा अनुदान में जो 30,000 था उसको 50,000, गंभीर बीमारी में 1,25,000 को 1.5 लाख रुपए किया गया है बढ़ाकर। अगस्त 2023 में किस सीमेंट कंपनी ने सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो ये अंबुजा सीमेंट लिमिटेड है। कौन है? अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। देखिए SIL के 56.74% शेयरों का अधिग्रहण किया है। ठीक है, देखिए गुजरात के कच्छ जिले में जो है सांगीपुरम SIL की एकीकृत विनिर्माण इकाई है। यह विनिर्माण इकाई भारत की क्षमता के हिसाब से सबसे बड़ी एकल स्थान सीमेंट और क्लिंकर है। ठीक है, आगे देखिए। अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश लिमिटेड OVL को श्रेणी 1 में मिनी रत्न से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में उन्नत करने हेतु मंजूरी प्रदान की है। इसी के साथ अब भारत में नवरत्न का दर्जा प्राप्त जो है CPSE की संख्या जो है कितनी हुई नवरत्न? तो यहाँ पर तो आपका आंसर 14 दिया है, लेकिन अब 2 और हो चुके हैं। तो वर्तमान में ये अगस्त का डाटा है, लेकिन वर्तमान में आप नवरत्न की संख्या 16 करेंगे और महारत्न की संख्या जो है 13 करेंगे। ठीक है, 2 अगस्त 2023 को GST परिषद की 51वीं बैठक नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है। तो बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में हुई है। इस बैठक में कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमों में लगाए गए दावों के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28% GST लगाने की सिफारिश की गई है। तो ये 18% नहीं होगा, 28 होगा। तो आपका केवल एक जो है आंसर सही होगा। 28% इस गेम पर जो है GST लगेगा। ठीक है, आगे देखिए। अगस्त 2023 में RBI ने कर्ज पर लगने वाले दंडात्मक ब्याज के लिए संशोधित नियम जारी किया है और यह नियम जो है 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। ठीक है, इसके तहत अब गैर बैंक और गैर बैंकिंग जो है वित्तीय
कंपनियां कर्ज भुगतान में चूक के मामले से संबंधित ग्राहक से दंडात्मक ब्याज नहीं वसूल सकेंगी। अभी ईएमआई में चूक से बैंक ब्याज वसूलती हैं। यह दंडात्मक ब्याज कुल ब्याज में जोड़ने से ईएमआई अधिक हो जाती है। नए नियमों के तहत अब बैंक निर्धारित दंडात्मक शुल्क ही वसूल सकेंगी। मतलब अगर लेट हो जाता है, ईएमआई में चूक हो जाता है, तो बैंक अभी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगा देती हैं, अब वो नहीं लगा सकती हैं। ठीक है, फिलहाल ये अच्छी कार्रवाई है। अगस्त 2023 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रसिद्ध अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो बिल्कुल सही है। और इस सूची में 8 भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं, तो दोनों का दोनों सही है। ठीक है, देख लीजिए। प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून क्या है? विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों की सूची है। अमेरिका का जो है रिटेल कंपनी वॉलमार्ट इसमें टॉप पे है, और सऊदी अरामको जो है ये जो है सेकंड स्थान पे है। और भारत की जो है 8 कंपनियां इसमें शामिल हुई हैं, जिसमें कुछ के हम नाम आपको टॉप 100 में दिखाते हैं। पहले पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है 88वें स्थान पे, और इंडियन ऑयल 94 स्थान पे शामिल है। ठीक है, और LIC जो है 107वें स्थान पे है। SECL की कौन सी खदान MDO माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मोड के तहत कोयला उत्पादन करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली ओपन कास्ट खदान बन जाएगी? ये हो जाएगा पेलमा खदान। कौन सा होगा? पेलमा खदान। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जमशेदपुर में की जाएगी। हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना जमशेदपुर में, और ये झारखंड में है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जो है इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। 28 जुलाई 2023 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक फिर से समझौता राशि आ गया। अभी आप 2 समझौता राशि देखे हैं, पूछे कौन कौन सा? एक समझौता राशि आप जो है औद्योगिक गलियारों को लेकर देखे हैं, भारत में होगा, जिसमें $250 मिलियन। दूसरा उत्तराखंड में जो है बिजली के लिए किया गया है, जिसमें $200 मिलियन का ऋण हुआ है। और फिर से भारत सरकार ऐसे कितनी राशि का ऋण समझौता हस्ताक्षर हुआ है? $200 मिलियन फिर से जो है यहाँ पर ऋण समझौता हस्ताक्षर 28 जुलाई को हुआ है। अब ये किस लिए हुआ है? ये देख लीजिए। जल आपूर्ति, स्वच्छता प्रणालियों का विस्तार करने तथा चुने हुए शहरों में शहरी सहनीयता और विरासत को बढ़ावा देने के लिए जारी राजस्थान माध्यमिक शहर विकास क्षेत्र परियोजना के अतिरिक्त वित्त पोषण है। तो ये अब राजस्थान के लिए किया गया है। ठीक है, जल आपूर्ति, स्वच्छता प्रणाली का विस्तार करने के लिए। तो 3 जगह हुआ है। पहला समझौता हुआ है $250 मिलियन का, जिसमें औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा। दूसरा जो है $200 का फिर से हुआ, और फिर से यहाँ पर $200 हो गया। तो इस तरह से जो है समझौता हुआ है। आगे देखिए, जुलाई 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCE ने इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा यूनिकेम लैबोरेटरीज लिमिटेड की कितनी शेयरधारिता के अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी प्रदान की है? तो ये 59.38%। ठीक है, क्या होगा? 59.38%। संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? आइए ध्यान से पढ़ते हैं। जुलाई 2023 में इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। बिल्कुल सही है। यह भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत संकल्पित एक उद्योग आधारित पहल है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और इस गठबंधन में 35 कंपनी नहीं है, 39 कंपनियां इसके संस्थापक सदस्यों के रूप में शामिल हैं। तो तीसरा आपका गलत है। इस गठबंधन के 3 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रभाव के लिए साझेदारी, प्रौद्योगिकी सहयोग और पर्याप्त वित्त हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला यहाँ पर है, ये तो हो गया। जुलाई 2023 में एशिया विकास बैंक ADB और भारत सरकार के मध्य, अब देखिए फिर से यहाँ पर ADB आ गया, भारत सरकार के मध्य बिहार राज्य राजमार्गों के उन्नयन हुए कितने का समझौता हस्ताक्षर हुआ है? $295 मिलियन का। तो ADB के साथ इस तरह से आप देख रहे हैं कुल जो है 4 समझौता हो चुका है। ठीक है, पहले भारत सरकार से हुआ $250 मिलियन, फिर उत्तराखंड के लिए $200 मिलियन, फिर राजस्थान के लिए $200 मिलियन, $295 मिलियन आपका हो गया। किसके लिए? जो है ये बिहार के जो है रोड को सुधारने के लिए हो गया है। बिहार के लगभग 265 किलोमीटर राज्य राजमार्गों का जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और सड़क सुरक्षा कारकों के साथ उन्नयन करना है। 21 जुलाई 2023 को एशियाई विकास बैंक द्वारा पहला स्थानीय मुद्रा स्वास्थ्य बांड जारी किया गया है। इस बांड द्वारा जुटाई गई राशि के किस देश में इंटरनेशनल मेडिकल सेंटर LLC के लिए ADB के इंटरमेड अस्पताल विस्तार परियोजना को वित्त पोषित किया जाएगा? यह जो है मंगोलिया के लिए। किसके लिए?
मंगोलिया के लिए। अगले प्रश्न की बात करेंगे। जुलाई 2023 में रेपरे ने किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है? रेपरे, मलेशिया। कहाँ पर भाई? मलेशिया। रेपरे का पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे मलेशिया में। अन्य नाम इसका जो है क्लेर्क बॉय रेपरे कहते हैं। इसके साथ रेपरे पहला भारतीय स्टार्टअप हो गया है जिसने क्लेर्क के साथ अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है। 1 जून 2023 को NHPC लिमिटेड और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड BUCL नेपाल के मध्य नई दिल्ली में फूकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। इस जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो इसकी जो है 480 मेगावाट होगी। कितनी होगी? 480 मेगावाट होगी। आगे बात करेंगे। देखिए स्टैटिक जीके देखिए, जो फूकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना है, यह परियोजना विद्युत उत्पादन हेतु कर्णाली नदी की धारा का उपयोग होगा और पैदा की गई बिजली नेपाल की एकीकृत बिजली प्रणाली में भेजी जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगले प्रश्न की अब नहीं बात करेंगे। इस तरह से आपका जो इकोनॉमिक का जो पोर्शन है इसको भी हमने कंप्लीट करवाया। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।